राजनीति अब राजनीति का है कि बिजनेस हो गई है। अब पैसा, आपकी पहुंच, आपकी कितने आप गुंडे पाल रहे हैं, कितने कब्जे करने के काबिल हैं, कितने आप शातिर हैं, इस पे बहुत डिपेंड कर रही है राजनीति। सब वोट लगाएंगे चुनाव में तो उसके बाद बनने के बाद ये उतना ही कमाएंगे भी उन उद्योगपतियों से, उन पूंजीपतियों से जो बाद में हमारा इस्तेमाल उसी पैसे को चौगुना करने में करेंगे। लोग कहते थे चंदा करके ऐसे झोली फैला फैला के 100 रुपए, तो जितना कोई कंट्रीब्यूट करे। मैं धीरेन्द्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन के प्रोग्राम। ये हम कहाँ जा रहे हैं, बात दिल की। आज हमारे साथ में है बरेली की जानी मानी हस्ती, पूर्व मेयर सुप्रिया अयरन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। सुप्रिया जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन तो सब जानते हैं, लेकिन आपके बाकी जीवन है उसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं मालूम है। तो मैं आपके मुंह से ही जानना चाहूंगा, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से आई हैं, क्या किया हुआ है। मैं सहारनपुर को बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर वहाँ के हैं और शादी के बाद मैंने जर्नलिज्म किया, जर्नलिज्म का कोर्स किया। पोस्ट ग्रेजुएट तो मैं थी ही, और उसके बाद मेरी सीधी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसमें मेरा चुनाव, मैं चुनी गई। और वहां से फिर मेरा सफर शुरू हुआ पत्रकारिता का। मैं बहुत सौभाग्यशाली रही कि मुझे एकदम से ब्रेक मिला तो पीटीआई में मिला, क्योंकि पीटीआई जाना जाता है अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, अपनी न्यूज की क्वालिटी के लिए। और मेरी वहां मैंने 21 साल बिताए। 21 साल? जी, 21 साल में रही। और शुरू हुआ था ट्रेनिंग से और मैं चीफ सब एडिटर तक पहुंची और रिपोर्टिंग भी की, पार्लियामेंट की न्यूज कवर करना, बड़े बड़े इवेंट्स। जैसे जब परवेज मुशर्रफ बड़े इंडिया आए थे, आगरा में उनका समिट हुआ था, वो ऐसे इस तरह की इवेंट्स कवर करने का मुझे मौका मिला। बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया, और वो ही शायद उसी की वजह थी जब ये सीट बरेली की मेयर की सीट, महिला सीट हुई जी। तो क्योंकि अरुण जी के इलेक्शन में लड़ाती रही हूँ, 89 से वो चुनाव लड़ते रहे, 89 में एमएलए हो गए थे, और मैं एक वाइफ के नाते अपना फर्ज निभाने उनके चुनाव लड़ाने आती थी। दिल्ली से आया करती थी, पर चुनाव लड़ा के चली जाती थी। उतने में ही शायद बरेली की पब्लिक ने मुझे जान लिया और पसंद भी करने लगे। तो जब ये सीट महिला सीट हुई तो मुझे ऐसा चारों तरफ से प्रेशर मुझ पर बना कि ये तो आप ही को लड़ना होगा। ना चाहते हुए भी मैं बिल्कुल मना कर रही थी कि नहीं, मुझे राजनीतिक जीवन का कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अब वो हालात ऐसे बनते गए कि मुझे लड़ना, मैं लड़ी, और लड़ी भी तो ऐसे लड़ी कि 50% वोट शेयर मुझे ही मिला। बाकी तीनों पार्टीज, बीजेपी, सपा और बसपा की जमानत जब्त हो गई और मैं लगभग 70,000 वोटों से जीत कर आई। पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो पहली बरेली की महिला मेयर जो मैं मेयर का आप ही के पास में तो है। ये मेरा, मुझे लगता है पत्रकारिता की वजह से ही मुझे ये लीवरेज मिला। पब्लिक ने मुझे ये समझा कि ये पढ़ी लिखी हैं, अनुभवी हैं और ये अपना काम ईमानदारी से करेंगी, तो मुझे ये मेयर होने का मौका मिला। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है। मैम, आपने बताया कि आप पत्रकारिता में पहले थे और पत्रकारिता के बाद सीधे राजनीति, दोनों में बहुत अगर देखें तो अंतर तो काफी है। तो आपको अगर मैं अपने थीम पे ही लेके चलूं, सबसे पहले मैं चलिए पत्रकारिता पे ही आ जाता हूं। पत्रकारिता जो आपने उस समय देखी और आज की पत्रकारिता भी आप देख रहे हैं, तो आज की और उस समय की पत्रकारिता में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, या हम ये कहें कि जो हमारी थीम है ये हम कहाँ जा रहे हैं, तो पत्रकारिता के से देखूं तो हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, पत्रकारिता कोई भी पेशा हो फॉर दैट मैटर, सब जो है, जो हालात कंट्री के होते हैं उनसे सब प्रभावित होते हैं। पहले जमाने के डॉक्टर्स और तरह के थे, पहले जमाने के पत्रकार और तरीके थे, पहले जमाने के लेखक और तरीके थे, उनके सिद्धांत और उनके काम करने के तरीके अलग थे। जैसे जैसे परिप्रेक्ष्य बदलते हैं, जैसे जैसे हालात बदलते हैं, हर व्यवसाय अपना अलग रूप लेता है। पत्रकारिता का भी वही हाल है कि जैसे हमारे टाइम में तो ईमानदार पत्रकार होना ही बड़ी बात होती थी, काबिलियत पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। आप कितने काबिल हैं, आपका लैंग्वेज पे कितना कंट्रोल है, आप कितने मान्य हैं, आप दोनों जो पॉलिटिकली अगर कहें दोनों पक्षों के लिए आप कितना सामंजस्य आप बिठाकर चल सकते हैं, कितना आपकी खबर में सच्चाई है, ये बातें हमारे टाइम में मैटर करती थी। लेकिन अब आके मैं देखी, क्योंकि परिप्रेक्ष्य इतना बदल गया है, नेता बदल गए हैं, सभी कुछ बदलता जा रहा है, तो उसी हिसाब से हमारा पत्रकार भी बदल ही रहा है। उसको अब ये देखना है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं अपने परिवार का पेट पालूं, और इन बिगड़ते हालातों में जब महंगाई इतनी बढ़ गई है, जब जनरली जो कहते हैं ना, स्तर जो है जीवन का कम गिरता जा रहा है,
हम लोग का। तो उसी हिसाब से फिर पत्रकार को सर्वाइव करने के लिए इस माहौल में कुछ इस तरह की खबरें लिखनी छापनी पड़ती हैं जो उसकी शायद मर्जी के बाहर हों। तो मैं कहूंगी ये कहना कि पत्रकारिता का स्तर गिर गया गलत होगा। ये कहना कि हमारे जनरली लाइफ का स्तर जो है, जनरली जो एक जीवन स्तर मॉरल जो पैरामीटर है वो ही नीचे गिरते जा रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता को अगर मैं कहूँ चौथा स्तंभ माना गया है, बिल्कुल उसके स्तर का गिरने से हाँ यही तो यही सभी तो पे देश पे यही जो आज के हालात में मैं कहना चाहूंगी, यही तो चिंता की बात है कि हम लोग का लोकतंत्र इसी तरह तो खतरे में है। क्योंकि जो ये स्तंभ है, अब उसमें खाली चौथा ही स्तंभ नहीं, हम अब इसको देखें, न्यायपालिका को देखें, हम अपनी लेजिस्लेचर को देखें, सारे चारों ही खंभों में दरारें आ रही है, चारों ही खंभे खड़े नहीं रह पा रहे हैं। तो सब अपना दायित्व सही से निभा कहाँ पा रहे हैं। उसी तरह से पत्रकारिता है। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि हमें कुछ भी हो जाए, हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमें सही को सत्य को दिखाना है, रिएक्शन देना है, उसका रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं और वो हमें करना चाहिए। तो यानी आप मानेंगे कि पत्रकारिता का स्तर गिरा है काफी? नहीं गिरा तो है ही, पर अब क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ, ये कैसे कह दूं। तो अभी भी आपके अंदर पत्रकारिता के कहूँ कि गुण है अभी भी, या अपने आप को कहते हैं कि आप नेता हैं? मैं तो सोच रही हूँ अब, क्योंकि अब मैं अभी चुनाव लड़ूंगी आगे, अगर एमएलए का उसमें बीच में अभी टाइम है, तो मैं फिर से पत्रकारिता शुरू करने का, हम लोग एक डिजिटल न्यूज़पेपर शुरू करने का सोच रहे हैं दिल्ली से। अच्छा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्टिव फिर से हो जाऊं पत्रकारिता में। ये जो पत्रकारिता आप शुरू करेंगे, ये राजनीति से जुड़ी हुई होगी या फिर? ऑब्वियसली होगी। राजनीति से अलग पत्रकारिता कैसे हो सकती है? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मेरे बहुत पत्रकार फ्रेंड हैं, हर पत्रकार अंदर ही अंदर एक नेता है। हर पत्रकार के अंदर एक छिपा हुआ एक एम्बिशन रहता है कि मैं कैसे इलेक्शन लड़ लूं। मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, पत्रकार हैं, बड़ी टॉप जर्नलिस्ट हैं, हिडन उनके एक एम्बिशन है कि कभी हमें भी मौका मिले लड़ने का। क्योंकि नेतागिरी जो है अपने आप में एक काफी अट्रैक्टिव सा दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव, पावर, ये सब लोगों को अच्छा लगता है। जब उसमें आ जाते हैं तो बात फर्क होती है। लेकिन नेताओं को क्रिटिसाइज करना और उनके ऊपर बोलना, अंदर ही अंदर एक घुटन, एक जलन है पत्रकार की, वो चाहता है कि मैं भी काश इधर आ जाता। तो आप पत्रकारिता में जब इसमें पत्रकारिता में आए हैं, तो आपका भी उद्देश्य कहीं था कि? मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल से परिवार से आई हूँ, जहाँ पॉलिटिक्स का कभी पी भी नहीं किसी ने जाना। कोई बैकग्राउंड भी चाहिए होता है हर चीज के लिए, और सही मायने में बहुत एम्बिशियस पत्रकार भी नहीं थी मैं तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सलाह दी एक बहुत अच्छे गाइड की तरह कि सुप्रिया, तुम्हें टैलेंट है, तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है, तो तुम क्यों ना पत्रकारिता करो। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है सुनीता एरन, हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर रही हैं, अभी रिटायर हुई हैं, आपने लखनऊ से, जी। फेमस पत्रकार हैं। बिल्कुल। तो वो भी, मैं उनको भी देखती थी कि मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती, तो इसलिए पत्रकारिता शुरू की थी एक शौक की तरह। और एक ये था ना, यंग थे बहुत, ये था कि अपनी काबिलियत दिखाने का, अ फ्लेयर फॉर लैंग्वेज दिखाने का एक मौका था। वो धीरे धीरे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में और उसमें आती गई, क्योंकि हस्बैंड वाज इनटू पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिकल हो गया। लेकिन मेरी पर्सनली अपनी कोई एम्बिशन एक्टिव पॉलिटिक्स आने की नहीं थी। अच्छा मैम, एक चीज और, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आपका जो मायका पक्ष है वो शुरुआत में आरएसएस? हाँ बिल्कुल। मेरे फादर बहुत पक्के आरएसएस माइंडेड हैं, उनका वही सोच है। वो शुरू से जो है, जब सारी दुनिया कांग्रेसी होती थी, वो अकेले जनसंघी होते थे हमारे फादर। और एक समय था उन्होंने कुछ शाखाएं भी अटेंड की होंगी शायद बीजेपी की, आरएसएस की, तो वो पक्के आरएसएस माइंडेड है आज भी। उनकी सोच में कोई फर्क नहीं आया। ये पता नहीं क्यों, बचपन से हमेशा इंदिरा जी की बुराई और उनके खिलाफ सुनने के बाद भी मैं अफेक्ट नहीं हुई कभी उससे, मैं प्रभावित नहीं हुई कभी आरएसएस की विचारधारा। और मैं हमेशा एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी रही, इन द सेंस कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड, हिंदू मुस्लिम को अलग करके सोचना, धर्म के नाम पे राजनीति की मैं शुरू से विरोधी रही। उसी की वजह है कि मैं आज लोग जैसे घर में देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और, पत्रकारिता में आपने बहुत लंबा समय बिताया, तो पत्रकारिता के कुछ ऐसे लम्हे जो आज आप याद करके आपको लगता है कि वो एक गोल्डन पीरियड था मेरा? बिल्कुल गोल्डन पीरियड था, ऐसे बहुत ही अच्छा पीरियड था। जो हमारे सीनियर्स थे,
मेरे जो हमारे जनरल मैनेजर पीटीआई के उस वक्त एनआर चंद्रन जी हुआ करते थे। एक ऐसी पर्सनालिटीज, इतने ईमानदार, इतने सच्चे और इतने टैलेंटेड। मैंने देखा वो जो है ना फलदार पेड़ ही झुकते हैं, वो मैंने उस टाइम में वो पत्रकारिता देखी। हमारे पीटीआई क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, तो हमारे न्यूयॉर्क से लेके लंदन से लेके पेरिस हर जगह ब्यूरोज होते थे, और हम लोगों ने उन दिनों विश्व भ्रमण बहुत किया, तो मैं अपने सारे पीटीआई के ब्यूरोज में जाया करती थी। और एक समय था, मैं गर्व से कह सकती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन असेंबली में हमारे पत्रकार हमारा ब्यूरो था, और हमारे जो चीफ थे मिस्टर राजदान, जो आज निधि राजदान जी के फादर हैं, वो उसमें ब्यूरो चीफ थे उस वक्त न्यूयॉर्क में। और उन्होंने, जब मैं गई न्यूयॉर्क, तो मैंने उनको फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे यूएन असेंबली बुलाया और हमने सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के बातचीत की। क्या बात। तो वो लम्हा था, और इतने सिंपल कि मैं जब पहुंची तो मुझे नीचे उतर कर लेने आए, मुझे लेकर गए ऊपर, और फिर हमने बातचीत की। ऐसी लंदन ब्यूरो, जब लंदन पहुंची तो उनसे मिली, पेरिस पहुंची तो, और सब इतने ग्राउंडेड, इतने अच्छे लोग थे। कुछ भी काम अच्छा करने के लिए आदमी को अंदर से अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेता भी अगर अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा नेता भी नहीं बन सकता, और इसीलिए आजकल सर गिर रहा है, क्योंकि हम लोग नैतिकता और जिसे कहते हैं ना मॉरल वैल्यूज से गिरते जा रहे हैं। तो मैं यही बताऊंगी कि मेरे लिए पत्रकारिता बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुभव रहा। तो आप, अगर मैं बात करूं पत्रकारिता में और पॉलिटिक्स में, आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर है? ये तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। कंपैरिजन पत्रकारिता में आप समाज सेवा कर, जो अगर वैसे ही कहूँ, एक पत्रकारिता एक समाज सेवा है, बिल्कुल। और अगर मैं पॉलिटिक्स को भी कहूँ, वो भी एक समाज सेवा है, बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में दोनों ही व्यवसाय बन गए हैं। बिल्कुल। मैंने तो हमेशा ऐसे लिया, जब पत्रकारिता करी तो भी न जाने कितनों का मेरे ख्याल से एम्स में इलाज कराया होगा, बिकॉज मेरा पहुंच थी। न जाने कितनों की नौकरियां लगवाई होंगी, न जाने कितने बच्चों के एडमिशन, उनकी फीस कराई होगी। ये सब करती रही, वही मैं नेतागिरी में कर रही हूँ। पूरी पब्लिक बरेली की जानती है कि हम दोनों पति पत्नी 1 रुपए के भी गुनहगार नहीं, पब्लिक के मनी के। जब जहां तक है कोशिश करी कि अपना ही कंट्रीब्यूशन कर दें। तो कोई भी व्यवसाय जो है, हाँ मे भी हम लकी थे इसलिए कि ईश्वर का दिया सब कुछ था, और हमें ऐसे कभी सोचना भी नहीं पड़ा कि हमें कुछ गलत करना है। लेकिन फिर भी कोशिश मैं तो यही कहूंगी पत्रकारों से खास तौर पे, कि आप जैसे भी पत्रकार हैं जो मेहनत करके अपने टैलेंट के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अपना स्तर इतना गिराएं कि लोग आप पे उंगली उठाएं। अच्छा रहकर, ईमानदार रहकर भी काम हो सकता है। अच्छा, अब मैं एक राजनीति के उस पर कहता हूँ, ये हम कहाँ जा रहे हैं? राजनीति का स्तर किधर जा रहा है? ये तो सब देख रहे हैं। राजनीति का रह गई, बिजनेस हो गई है। अब पैसा, आपकी पहुंच, आपकी कितने आप गुंडे पाल रहे हैं, कितने कब्जे करने के काबिल हैं, कितने आप शातिर हैं, इस पे बहुत डिपेंड कर रही है राजनीति। जो जितना पैसे वाला है उतना ही, मतलब बिना पैसे के तो चुनाव कोई लड़ ही नहीं सकता। एक आम आदमी सोचे कि मेरी इच्छा है कि मैं आज बरेली के लिए मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूं, तो क्या पॉसिबल है उसके लिए? हालात ऐसे बन गए हैं कि हर इलेक्शन इतना महंगा हो गया है, और वो महंगा होने की वजह है वो रूलिंग पार्टियां जिनके पास पैसा है और जो जीतने के लिए हर तरह की कोशिश कर लेती हैं, पैसा बांटने से लेकर, शराब पिलाने से लेकर, और हर तरह से वोटर को प्रभावित करने के तरीके। तो फिर क्या होगा, स्तर कहाँ जाएगा? एक अच्छा इंसान लड़ने की सोचे इलेक्शन, खासतौर पे महिलाओं की बात करूं, तो क्या वो ईमानदारी से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। 90 लाख की लिमिट होती है लोकसभा चुनाव के लिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? आप भी पत्रकार हैं। क्या 90 लाख में कोई एक लोकसभा का चुनाव आज लड़ा जा सकता है? नहीं लड़ा जा सकता। पहले जमाने थे कि लोग कहते थे चंदा करके, ऐसे झोली फैला के 100 रुपए, जितना कोई कंट्रीब्यूट करे करके नेता लोग पैसा इकट्ठा करके लड़ लेते थे चुनाव। बड़े बड़े इस तरह से हमारे मंत्री और नेता हुए हैं उस टाइम में, एमपी एमएलए हुए हैं। लेकिन आज हम अगर चंदा लेंगे भी तो उनसे लेंगे, उन उद्योगपतियों से, उन पूंजीपतियों से जो बाद में हमारा इस्तेमाल उसी पैसे को चौगुना करने में करेंगे। तो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। जब मैं मेयर का चुनाव लड़ी थी तो ये फैलाया गया था विरोधियों द्वारा, क्योंकि ये पैसा बहुत लगाएंगे चुनाव में
तो उसके बाद बनने के बाद ये उतना ही कमाएंगी भी। हाँ, ये एक मोस्टली कहा जाता ये है। धारणा बन गई है और इस तरफ हम जा रहे हैं पॉलिटिक्स में। हमने मिनिमम पैसे में तो चुनाव लड़ लिया क्योंकि पब्लिक में उत्साह इतना था, इतना प्रेम था कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमें कहीं पैसा कुछ करना ही नहीं करना पड़ा खर्च, अपने आप पब्लिक लड़ाया। और उसके बाद बरेली की पब्लिक, आप भी उसी में शामिल है, गवाह है कि 1 रुपया कभी न चाहा न मांगा और ना किसी की हिम्मत थी कि ऑफर भी कर दे। तो ऐसे भी नेतागिरी होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का कर पाते हैं। हालात इस तरह के हैं, पॉलिटिक्स इतनी घटिया होती जा रही है, कहना चाहिए कि इस कीचड़ में सभी, कहते हैं ना, इस दलदल में सभी मैले हैं, कोई साफ निकल नहीं सकता। तो साफ ना निकलने के पीछे कारण जो है, क्या आपने निकाला है? कोई कैसे लड़े चुनाव? अगर कोई दोषी कौन है? ईमानदारी से चुनाव लड़े तो कैसे लड़े? उसके दोषी वो लोग हैं। अब मैं फिर क्योंकि मैं गठबंधन की पॉलिटिक्स में हूँ, मैं इंडिया गठबंधन से भी चुनाव हम लड़े, तो मैं तो ब्लेम करूंगी बीजेपी को, ऐसी पार्टियों को जो पूंजीपतियों के सहारे चलती हैं, उनके पैसे से चलती हैं और उसी पैसे से चुनावों को महंगा कर दिया है, इतना ज्यादा करप्शन फैला दिया है कि कोई आम आदमी साफ तौर पे लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, अगर इस माहौल चल रहा है, अगर मैं इसी माहौल को देखते हुए कहूं, आगे भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। परिवर्तन होता है, हर चीज की जब अति हो जाती है तो चेंज आता है, नहीं तो फिर तो ऐसे तो बिल्कुल ही निराशा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बात पब्लिक ने, जो जैसे इंडिया शाइनिंग का हुआ था, इंडिया शाइनिंग किया था और क्या हुआ था, बीजेपी हाशिए पे आ गई थी। वही जो अब ये मोदी 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 कर रहे हैं, जिस तरह से एक नाम के ऊपर, 2 नामों पे खास तौर पे, मोदी और अमित शाह पे, भाजपा सिर्फ मोदी अमित शाह में सिमट के रह गई है। वो भाजपा के भी एक अपने सिद्धांतों की पार्टी थी, अपने सिद्धांतों पे लड़ते थे, एक ऑपोजिशन पार्टी की तरह हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति आ गई, जिस तरह से सिर्फ मोदी और अमित शाह पे पार्टी चल रही, जिस तरह से 400 के नारे से ये इलेक्शन ही शुरू कर रहे हैं, जिस तरह से हर सरकारी संस्था को ये तोड़ मड़ोड़ के अपने लिए कर रहे हैं, तो पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। और ये जो हमारा युवा है, जो सालों से बेरोजगार घूम रहा है, जिसको आगे कोई उम्मीद नहीं है, आप उसको हल्के में न लें, वो परिवर्तन लाएगा। महिलाएं जो इतनी महंगाई की मार खा रही हैं, जो हर तरफ से प्रताड़ित हैं, क्योंकि कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नहीं है, तो ये सब लोग परिवर्तन लाएंगे। और ये कहते हैं ना, गठबंधन की राजनीति में दम नहीं है, कोई बात नहीं होगा दम। 2 साल में हम दोबारा सरकार चुनेंगे, लेकिन इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। तो परिवर्तन आ रहा है और इतना हमें निराश होने की भी बात नहीं है। हमें अपने युवाओं पे और महिलाओं पे और हमारा जो गरीब जनता है, जो गरीब होगी लेकिन दिमाग बहुत रखती है, बहुत विवेक रखती है, हमें उस पर भरोसा है। मैम, आप मेयर भी रहे हैं, मेयर जब आप रहे हैं तो कुछ ऐसे काम जो आपको याद होंगे कि आपने बहुत? बिल्कुल याद है। मुझे ये याद है कि मैंने 3400 सड़कें बनवाई थी, और वो सड़कें नहीं जो आपको सड़कें दिखेंगी कि स्टेडियम रोड ही चमका दी, और बस ये मेन रोड जिसमें मोदी जी का भी निकला था कि एक मेन रोड चमका दी। मैंने वो 3400 सड़कें बनवाई थी, जो गरीब आदमी, जहाँ वो गरीब वोटर मेरा रहता है, जो कीचड़ में से चलकर मुझे वोट डालने आया था, जिसने पूरी जिंदगी दलदल और कीचड़ में बिता दी थी, वो वाली सड़कें मैंने बनवाई, जिनमें कमीशन तो जरूर कम मिला होगा सरकारी अधिकारियों को, लेकिन उस गरीब आदमी ने मुझे बहुत दुआएं दी होंगी। तो ऐसी 3400 सड़कें बनवाई, पानी की टंकियां बनवाई, पेयजल योजना। हम और प्रवीण जी उस वक्त बहुत बड़ा एक हमारा भाग्य अच्छा था कि अरुण जी एमपी भी हुए उसी दौरान। हम दोनों ने मिलकर केंद्र सरकार से बहुत पैसा हम लेकर आए थे सीवर और पेयजल योजना के लिए, और हमारे रहते वो काम शुरू भी हुआ था, जो बाद में पूरा हुआ हमारे कार्यकाल में। ये जो सॉलिड वेस्ट प्लांट है, जिसके बारे में शायद अब बरेली वाले भूल गए, जो यूनिवर्सिटी की अब जो अभी जो मेयर हैं, उनके जो लगा हुआ सॉलिड वेस्ट प्लांट है, जो सन 77 से जो अलॉटेड था फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जिसको ये कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी पहले आई थी, बिल्कुल गलत है। 1977 में वो अलॉट हो गया था फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और मेरे कार्यकाल में, मेरे से पहले सपा के मेयर रहे डॉक्टर तोमर, उन्होंने काम शुरू कराया था, पर वो ठप हो गया था। मैंने लगकर पूरी मेहनत से उस प्लांट को चालू कराया, उसका ट्रायल रन भी हो गया था, लेकिन क्योंकि हमारे मेयर साहब जो हैं आप वर्तमान में, वो एक
प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को चलाने के चक्कर में अपने पर्सनल इंटरेस्ट में उस प्लांट को चलने नहीं दिया। मेरा कार्यकाल खत्म होते ही वो ठंडे बस्ते में चला गया, वो प्लांट चला ही नहीं। शहर का सारा कूड़ा आज भी बाकरगंज, आप अगर जानते हो, आप गए होंगे, वो शहर के बीचों बीच अब पड़ता है, वो इलाका सारा कूड़ा वहां पड़ता है, जो कि एक हेल्थ हैजर्ड है। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस कि हम वहां पर शहर के बीच में लोगों को उस गंदगी में रखते हैं। वो मैं अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ कि वो प्लांट मैंने शुरू कराया जो नहीं चला फॉर मेनी रीजन। बाद में हमारे कार्यकाल के बाद भाजपा सरकारों में कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी, कोई दूरदर्शिता नहीं थी, उनको पब्लिक से कोई सरोकार ही नहीं है। तो वो मैंने बहुत बड़ा काम कराया था। सीवेज के पानी के ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए थे और बहुत सारे नाले सफाई पे बहुत सारे ऐसे नाले बनवाए जिनसे जो हमेशा पानी में डूबती थी कॉलोनियां, वो उबर पाई, खासतौर पे बदायूं रोड की। 5 साल में इतने काम कराना, सामंजस्य बना के बैठना और भ्रष्टाचार कम करना, ये मेरा मकसद था कि मेरे लेवल पे मैं कुछ इस तरह का उदाहरण पेश करूं कि भाई कुछ शर्म करो, कुछ भ्रष्टाचार कम करो। यानी उस समय भी आपके अंदर पत्रकारिता के कुछ गुण थे कि आप भी भ्रष्टाचार कम करना चाह रहे थे। अच्छा मैम, अगर मैं कहूँ कुछ ऐसे काम भी रहे होंगे जिसका आपको बाद में मलाल लगा होगा कि वो काम आप पूरे नहीं कर पाए, कि वो समय कम रहा। हमने उस वक्त बहुत सारे शहर में इतने सारे पार्क हैं, इतनी दुर्दशा में थे, शहर के पार्कों का बहुत हमने सौंदर्यीकरण किया, ऐसा किया कि बच्चों को बाहर खेलने की जगह मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। बहुत ऐसे काम रह गए। शायद दूसरा टर्म मिलता तो मैं, मतलब अगर मैं लड़ती तो वो कंटिन्यू मैं कर पाती। अगर दूसरा टर्म किसी में, जैसे हमारे पूर्व एमपी जी, उनको 8 टर्म्स मिल गए, है ना, ऐसे अगर हमें मौका मिल जाए ना एक के बाद एक, तो आदमी बहुत कुछ कंटिन्यूटी में करता रह सकता है। मलाल ये है कि काश मेरी सरकार होती, क्योंकि मैं कांग्रेस की मेयर थी और सरकार उस वक्त पहले सपा की फिर बसपा की आई। तो क्योंकि ऑपोजिशन की मेयर को इतना सपोर्ट मुझे मिला नहीं प्रदेश सरकारों का। अगर मुझे प्रदेश सरकार का सपोर्ट होता तो मैं तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और लाना चाहती थी। मेरा एक विजन था कि जो आपका कचहरी का पूरा परिसर है, मैं इसको बहुत मॉडर्न परिसर बनाना चाहती थी। जिस हालत में वकील काम करते हैं देखिए तो आप, बिल्कुल बहुत ही निचले स्तर का है। जिला अस्पताल का मैं बहुत ज्यादा विस्तारीकरण और उसको सुदृढ़ करना चाहती थी। वो मेरी, अगर मुझे एक टर्म और मिली होती और मेरी सरकार होती, अपना चीफ मिनिस्टर होता, तो मैं लड़कर भी पैसा लेकर आती। लेकिन अब बड़ाई सरकारों में वो क्यों चाहेंगे कि मैं काम करूं। फिर भी मैंने अपने क्योंकि सारे अधिकारी मेरे कार्यशैली से प्रभावित थे, तो वो मेरा सहयोग करते थे। बहुत सारे काम इस तरह के कर पाई, लेकिन कोई सॉलिड बड़ा काम जो मैं करना चाहती थी वो इस वजह से नहीं हो पाया। जो मैं अब मेयर बनने की मेरी दोबारा तो कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इतना थैंकलेस काम है ये। इसमें अगर कोई बहुत मेहनत का काम है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वाला काम है, तो मैं, क्योंकि मुझे ईमानदारी से करना है, अपनी सरकार आ जाए और वो हो तो मैं फिर शायद कोशिश करूं। अच्छा, जीवन में अगर मैं कहूँ ये कुछ ऐसी गलतियां, अगर आपको मौका मिले कि आप अपने जीवन की कुछ गलतियों को सुधार सकें, तो आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आप सुधारना चाहेंगे? अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है। ऐसा लगा होगा कि हाँ काश मैंने ऐसी कोई गलती कर दी या कुछ ऐसा है? अगर आपको ऐसा मौका, ऐसा मैंने कुछ छोटी मोटी गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं किया जिसपे मुझे कोई मलाल हो। अब तक कोशिश की कि ईमानदारी से चलती रहूं, वो मैं करती आई हूँ। और एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ पॉलिटिशियन, मैं समझती हूँ मैंने अपना रोल अच्छे से निभाया है। आपको भी किसी चीज का, कोई चीज आप चेंज करना चाहते हैं कि जिससे आपको मौका मिल जाए कि हाँ मैं पास्ट में जाके? हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं थोड़ा और पढ़ लेती। जैसे मैं, ठीक है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुई, लेकिन मैं काश IAS या PCS या कुछ इस तरह के इम्तहान देके थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का मैं ज्यादा इफेक्टिव होती, क्योंकि मेरे अंदर आई फील कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं जो मुझे मेयर रहते बहुत अच्छे से उनको मैंने किया। और आगे मैं चाहूंगी कि मुझे मौका दे पब्लिक, तो मैं कुछ यूपी असेंबली में कुछ अपना योगदान दे सकूं और फिर आगे मुझे इच्छा ये है कि अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करूं, और वो मैं आगे मौका मुझे मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। अच्छा, एक चीज और,
आप पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से सपा में जाने के लिए कई अटकलें लगी, बहुत सारी एक्चुअल कारण क्या है ये आप बता सकते हैं? बहुत सारी वजह, मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी वहां पर। एक तो वहां का कैडर कुछ काम नहीं करता, कैडर था ही नहीं, संगठन की कमजोरियां, प्रियंका जी से बहुत ज्यादा संवाद नहीं हो पाया। मैं इतने उससे जीत कर आई थी, महिला मेयर होकर आई थी, ऐसा मुझे लगा कि जैसे मैं कोई बहुत वांटेड नहीं थी पार्टी में, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी मुझे। और कुछ जो प्रियंका जी और राहुल जी के जो कोर ग्रुप में कुछ भाजपाइयों का समावेश हो चुका था, जो उनको बार बार चेताने पर भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो और फिर तौकीर मियां जैसे लोगों का इन्होंने सपोर्ट लेना शुरू किया मुस्लिम वोटों के लिए, उसका हम लोग दोनों विरोध कर रहे थे, मैं और प्रवीण जी। तो कुछ इस तरह के हालात बने और उधर से फिर अखिलेश जी ने बहुत ही ईमानदारी से हमें ऑफर दिया। और सभी जानते हैं कि हालात ऐसे थे कि कांग्रेस से लड़कर सबको पता था क्या होना है। मैं फिर से नहीं हारना चाहती थी, मैं चाहती थी कि देखिए विचारधारा में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में शिफ्ट करने में मुझे इससे दिक्कत नहीं हुई क्योंकि आर्यन जी ही थे फाउंडर मेंबर समाजवादी पार्टी के रहे हैं। और उस वक्त हमने कांग्रेस से विरोध करके, हमने जब जनता दल बना था तब हम आए थे, तो अब विरोध करके हम भाजपा में तो नहीं गए, लेकिन एक छोटा सा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करके मैंने एक ये कोशिश की थी कि मैं जीतूं और मैं कुछ करूं शहर के लिए। तो वो अलग बात है कि बहुत सारी वजह रही हार की, थोड़े से ही मार्जिन से हार गई मैं, लेकिन वो एक वजह, कुछ सामंजस्य प्रियंका जी से और उस लेवल पर हो नहीं पाया जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये थोड़ा सा आपके वो पर्सनल लाइफ में जाऊंगा मैं। प्रवीण जी जो हैं वो एक नेता हैं, आप पत्रकार थे, तो दोनों के बीच में तालमेल जो है कैसा है? वो तो मेरे से बड़े पत्रकार हैं। देखिए विश्वमानव अखबार उन्होंने 1985 में एक्वायर कर लिया था। बाद में आपकी शादी के बाद में एकदम बाद हम उन्होंने एक्वायर कर लिया था 85 में, जो हमारी 83 में शादी हुई, और 85 में उन्होंने अखबार टेक ओवर कर लिया था। 50% शेयर हो गए थे, 51%, और उन्होंने ऐसा अखबार चलाया है। आर्यन जी ने वो मतलब उनसे बड़ा तो कोई पत्रकार है ही नहीं। जी जी, बहुत काबिल पत्रकार भी हैं। तो करेला और नीम चढ़ा कहिए कि वो पत्रकार भी है और लॉयर भी है। तो क्योंकि पत्नी जो है, जैसा हमारा समाज है, आगे बढ़ने के लिए पति का अगर सहयोग ना हो तो मुश्किल होता है, लेकिन आर्यन जी ने मुझे हर कदम पर सहयोग दिया। और उन्हीं का आइडिया था कि अगर पत्रकारिता में तुम रहोगी तो एक तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ और हम दोनों साथ भी रह पाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो पाएंगे, और मैं तो हूँ ही पत्रकार, तो इस तरह से मैं पत्रकारिता में आ गई। अच्छा, आप उन्हें पत्रकार ज्यादा मानते हैं प्रवीण जी को, या एक अच्छा नेता मानते हैं? अरे नेता सर्वोपरि, वो तो सबसे ज्यादा काबिलियत उनकी है तो नेतागिरी में। बहुत ही अच्छे नेता, काबिल नेता है। देश को ऐसे नेताओं की, मैं इससे नहीं कह रही हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं एक पत्रकार भी हूँ और एक मैं उसी पत्रकार की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ, हाँ, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत है जिनके अंदर दूरदृष्टि हो, हालातों की समझ हो, और किसी भी तरह से करप्शन के आगे ना झुकने की क्षमता हो। तो ऐसे डायनामिक पर्सनालिटीज बहुत कम है जो इतना सब कुछ, इतने पदों पर और इतने टाइम तक हारने के बाद भी एक अपना वजूद रखते हो, और बरेली ही नहीं, पूरे मंडल ही नहीं, यूपी की पॉलिटिक्स में, और अपनी ईमानदारी और साफ छवि के लिए जाने जाते हो। तो मैं समझती हूँ कि देश को ऐसे नेताओं की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, जो मेन हमारा लास्ट का जो थीम है, ये हम कहाँ जाने, बात दिल की। अब मैं आपके दिल की बात अगर करूंगा, आपको अगर राजनीति से रिलेटेड अगर मैं कहूँ, आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति के लिए जो आपके दिल में जो चीजें हैं, और एक पत्रकारिता, दोनों ही विषयों पे मैं जानना चाहूंगा। तो पहले राजनीति पे जान लेते हैं हम, आपके दिल की चीज। अच्छे लोग जीते, काबिल लोग जीते, और फिर वो देश के लिए कुछ करें, सही मायनों में करें, युवाओं के लिए कुछ करें, महिलाओं के लिए कुछ करें। मैं ये चाहती हूँ राजनीति उस तरफ चले, अपने लिए नहीं, अपने ही परिवार या अपने ही लिए ना करते हुए, अपने लिए ना सोचते हुए, सही मायनों में समाज के लिए सोचें। और समाज में सबसे ज्यादा जो शोषित है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए काम करें, जिनमें चाहे उसमें अगड़े ही हो, गरीब वाले अगड़े, वो बेरोजगार अगड़े, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है आज की तारीख में, उनके लिए काम करें। ऐसे नेता हो, ऐसी उस तरफ राजनीति बढ़े, और हम भी
यही हमारे जिंदगी के लक्ष्य है कि कुछ इस तरह की राजनीति कर सके। और पत्रकार की तरह देखें तो मैं पत्रकार भाइयों से मेरा पूरा उनके साथ सहानुभूति, पूरा सहयोग है। और हालात बदलेंगे तो हमारे पत्रकार भाई भी सही मायने में पत्रकारिता कर पाएंगे, जैसे वो करते रहे हैं। चलिए, फिर आपने इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है कि चुनाव जीतने के बाद फिर आपने से एक मेरे बार को मुलाकात होगी। इतना लायक समझा कि आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। थैंक यू सो